Hi, welcome back दोस्तों. Today we are complete the बाल पोएम. This is the second poem of class 10th यूनिट 3rd. यह आपकी कक्षा 10वीं की तीसरी इकाई की दूसरी पोएम है. इसके पहले एक और पोएम थी इस यूनिट में, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. उसको हम पढ़ चुके हैं, वो आपको इसके पहले वाले वीडियो मिल जाएगी. यहाँ पर इस पोएम को हम समझेंगे जो कि जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है. यहाँ पर इसके पोएट का नाम लिखा हुआ है. पोएट का नाम इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अब आपके क्वेश्चन जो एमसीक्यू में भी आते हैं सीबीएसई वालों के लिए और एमपी बोर्ड वालों की यदि मैं बात करूं तो उनको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि उनको सेक्शन सी में पूछा जाता है, जो आपकी पोएम है या फिर स्टोरी है उनके मिडिल में से क्वेश्चन आते हैं. तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना ज़रूरी है. इस पोएम में जिन भी पोएटिक डिवाइसेस का उपयोग किया गया है उनको हम समझेंगे. तो यहाँ पर पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज इस पोएम के बारे में देना चाहता हूँ. एक लड़का होता है जिसकी बॉल जो है गुम हो जाती है, यानी उसकी गेंद जो है गुम हो जाती है, इसलिए वह अपसेट हो जाता है. यहाँ पर कवि ये कहना भी चाहते हैं कि उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है गेंद की, लेकिन फिर भी वो दुखी है. आप उसको दूसरी बॉल ले जाकर देंगे तब भी उसको नहीं लेना चाहेगा और ना ही वो उसके लिए कुछ पैसे लेना चाहेगा. क्यों? क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई है और जब वो बॉल गुम हो जाती है तो वो उसको निहारता रहता है और उसको वही बॉल चाहिए, दूसरी वैसी दिखने वाली बॉल भी उसको नहीं चाहिए. तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, उसने उसको फील किया है कि खोने का दर्द क्या होता है, और यही उसको कवि सिखाना चाहते हैं. तो बच्चों की टॉयज़ के साथ में यानी खिलौने के साथ में जो भावनाएं जुड़ी होती है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी. अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का जो है वो बॉल को खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी है. अब क्यों? क्योंकि उसकी बॉल जो है वो गुम हो चुकी है, अपसेट है, सैड है. अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक जो गेंद होती है ना उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है, उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, अधिक से अधिक 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये. नार इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरी बॉल खरीदना भी कोई मुश्किल की बात है. डिफ़िकल्ट यानी कठिन, कोई कठिन बात नहीं है बाय अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीदना. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर ये जो बच्चा है ना ये अपसेट क्यों है, दुखी क्यों है? क्वेश्चन मार्क है. मतलब ये हमें देखने को मिलेगा इस पोएम में, ये हमें सीखने को मिलेगा कि क्यों आखिर ये बच्चा जो है वो अपसेट है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. इस पोएम को पढ़िए और देखिए कि कवि क्या सोचते हैं. व्हाट द पोएट थिंक्स, कि कवि क्या सोचते हैं, हैज़ बीन लॉस्ट, कि क्या खो चुका है, मतलब कुछ खो हुआ है बच्चे का, कुछ गुम हुआ है. तो क्या कवि के अनुसार, कवि की सोच के अनुसार क्या गुम हुआ है, या आप इस पोएम को पढ़कर देखिए. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्राम द एक्सपीरियंस ऑफ द लूजिंग समथिंग, और वो जो बच्चा है ना वो लर्न यानी क्या सीखता है उस अनुभव से जो उसने कुछ खो दिया है. लूजिंग समथिंग यानी कुछ खो देना, और एक्सपीरियंस यानी उसका अनुभव. एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है, तो कुछ खोने के अनुभव से ये बच्चा क्या सीखता है ये आप इस पोएम में पढ़ेंगे. तो यहाँ से हम पहला स्टैंजा स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब ये लड़का क्या करेगा. कौन सा लड़का? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है. लॉस्ट यानी गुम कर दी है. अब ये बच्चा जो अपनी बॉल गुम कर चुका है अब ये क्या करेगा, ऐसा कवि कह रहे हैं. वाट इज़ ही टू डू, यहाँ पर वाट दो बार उपयोग किया गया, यानी कहा गया क्या करेगा अब ये लड़का, मतलब वो बॉल गुम हो गया तो अब क्या करेगा ये लड़का. यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया उसी बात को, इसलिए 2 बार वाट का उपयोग किया गया है और यहाँ पर आपका रिपीटेशन भी है. आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा. ये बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है, वो जब बॉल उसके हाथ से गुम हो जाती तो उसने उसको जाते हुए देखा. कैसे गुम हुई, मेरीली बाउंसिंग, यानी खुशी खुशी उछलती हुई. मेरीली मतलब खुशी खुशी, तो बॉल जो जाती है खुशी खुशी उछलती हुई. डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर, सड़क का जो किनारा होता है वहाँ की बात मान लीजिए, पर सड़क पर. एंड देन मेरीली ओवर, उसके बाद वो जाकर रुक जाती है. मेरीली ओवर मतलब खुशी खुशी रुक जाना या समाप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना, तो बॉल रुक जाएगी कहीं ना कहीं जाकर. तो एंड देन मेरीली ओवर, कहाँ रुक जाती है, देयर इट इज़ इन द वाटर, यह पानी में जाकर रुक जाती है. अब पानी में जाकर रुक गई है, अगर ये बच्चा उसको ला सकता तो दुखी नहीं होता. ये दुखी इसलिए क्योंकि वह उस जगह पानी में जा चुकी है जहाँ से इसको ला नहीं सकता. तो इसलिए कहते हैं कि ये उछलती कूदती हुई बॉल सड़क पर मेरे सामने से जाकर रुक जाती है. देयर इट इज़ इन द वाटर, ये पानी में जाकर रुक जाती है. और उस बॉल को क्या मतलब, वो तो खुशी खुशी उछलती हुई चली गई, लेकिन ये उसके लिए दुखी है. अब आगे कवि क्या कहते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि यहाँ पर कोई दूसरी बॉल भी है.
ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। नो यूज टू से कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ओ देयर आर अदर बॉल्स, हम बच्चों को ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर दूसरी बॉल है, टेंशन मत लो। अब इसका यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ग्लोसरी में दिया हुआ है। द वर्ड्स सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। यानी इस तरह की यदि बात मैंने उससे बोली है कि ओ देयर आर अदर बॉल, मैं किसी बच्चे को बोलूँगा अरे टेंशन मत ले बेटा, दूसरी बॉल लेके आ जाएंगे, इसका मतलब मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि जो तुमने गुम किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। ऐसा कहने का उस बच्चे का मतलब बच्चे के पास ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी यादें उससे जुड़ी हुई है, उसको वही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि ऐसा कहने से कोई मतलब नहीं है। और यदि मैं ऐसा कहता हूँ इसका मतलब जो उसने गुम किया उसका कोई महत्व नहीं है, वो यूजलेस है, वो वर्थलेस है और उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इसीलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा और किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए और उसका कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट मतलब अनंत, किसी भी चीज़ की एक अधिकतम सीमा। सेकिंग ग्रीफ सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। यहाँ पर देखिए आप नीचे दिया हुआ है सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय, यानी दुख जिसने जो बच्चा है उसको बुरी तरीके से या अधिक रूप से प्रभावित किया है, उसको हम कहेंगे सेकिंग ग्रीफ। तो जो अनंत दुख जो है जिसने उस बच्चों को क्या कर लिया, जकड़ लिया है। फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस का मतलब ठीक करना होता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़के को जकड़ लिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मतलब स्टीफ यानी कठोर रूप से खड़ा होना। तो वह कैसे खड़ा है? कठोर रूप से खड़ा है। ट्रेम्बलिंग काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन और नीचे घूर रहा है। नीचे कहाँ पर घूरेगा वो? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर फेयर, और उसकी जो लड़कपन के दिन हैं, उसके जितने भी लड़कपन के दिन हैं, यानी यंग डेज मतलब अभी जो उसकी उम्र है उसके पहले वाले जो दिन हैं, वो जब वो छोटा था उसके जितने भी दिन हैं, इनटू द हार्बर फेयर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। तो यहाँ पर बंदरगाह का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर मतलब है आश्रय देना। तो उसके जितने भी दिन हैं, उसके लड़कपन के जो दिन हैं, जो उसकी यादें हैं मतलब उसकी मेमोरीज है, वो सब हार्बर में जा चुकी है। हार्बर मतलब जहाँ पर उस गेंद को आश्रय मिला है, उस जगह को यहाँ पर हार्बर कहा गया है। बंदरगाह पर भी जो जहाज आते हैं उनको आश्रय मिलता है, उसी तरीके से उस गेंद को जिस जगह ने आश्रय दिया है वो उसका नाम यहाँ पर हार्बर है। तो हार्बर का मतलब आश्रय देने वाली एक जगह। तो आप यहाँ पर एक जगह मान लीजिए कि उसकी जो सारी यादें हैं वो इस हार्बर में जा चुकी है। वेयर इज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गई है उसी हार्बर में इसकी सारी यादें जा चुकी है और उसी को ये स्टेयरिंग डाउन यानी घूर रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं दखल अंदाजी करना नहीं चाहूँगा उसमें मतलब उस लड़के की जो परिस्थिति है, जो स्थिति में वो खड़ा हुआ है, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहूँगा। इंट्रूड का मतलब क्या होता है? हियर टू इंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई आपका वेलकम यानी स्वागत करना नहीं चाहता, उसको बोलते हैं इंट्रूड ऑन। टू इंट्रूड ऑन, हियर टू इंटर अ सिचुएशन यानी किसी स्थिति में जाना या प्रवेश करना, वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। यानी बच्चे क्या होते हैं, जब जिद पर आ जाते हैं और उनको कोई बात पसंद नहीं आती है और आप उनको समझाने जाते हैं तो वो आपको मना कर देते हैं या फिर वो नहीं चाहते कि आप उनसे बात करें। तो इसको कहते हैं कि कोई ना चाहे उसके बाद आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कि आपका स्वागत तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप उसमें जाना चाहते हैं। वो आपको नहीं पसंद करता है या फिर वो नहीं चाहता कि आप उसको डिस्टर्ब करें। इसको बोलते हैं ऐसी सिचुएशन इज़ नॉट वेलकम, जिसमें आपका स्वागत या फिर आपको कोई नहीं चाहता हो। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं उसको हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। अ डाइम अनादर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। 10 सेंट्स मतलब यूएस में जो डॉलर होता है उसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो एक राशि है जैसे कि हमारे यहाँ 10 रुपये होता है, वैसे आप 10 सेंट्स मान लीजिए। तो अ डाइम अनादर बॉल यानी 10 सेंट्स की एक दूसरी बॉल आ जाती है, इज वर्थलेस, जो कि वर्थलेस है यानी निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं है उस बच्चे के लिए। मैं दूसरी बॉल ला के दूंगा तो उसको नहीं चाहिए, उसको वही बॉल चाहिए, इसलिए दूसरी बॉल या फिर इतने ही पैसे उसके लिए अर्थहीन है, कोई उनका मतलब नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस। पजेशंस का मतलब होता है अधिकार, किसी भी चीज़ पर आपका अधिकार है। तो ये जो अधिकार वाली दुनिया है ना, हर कोई किसी ना किसी चीज़ पर अधिकार है, किसी की कार है, किसी का खेत है, किसी का बंगला है, किसी की गाड़ी है, किसी के पास धन संपत्ति, किसी के पास सोना है। तो ये जो दुनिया है ना, इन वर्ल्ड ऑफ पजेशन, जिसमें सभी को अधिकार चाहिए जो अपना हक जताना चाहते हैं, वैसी दुनिया में नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी दुनिया में उसकी पहली जिम्मेदारी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी को वो
सेंस करता है, महसूस करता है। और क्या चाहिए? पहली बार एक बच्चा छोटा सा इस अधिकार वाली दुनिया में जो सब में मेरा मेरा करते रहते हैं, उसमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है। और क्या चाहिए? तो उसको महसूस करने दो। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग जो है कई बॉल खरीदेंगे और जो कि हमेशा खो जाती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, कौन सी बड़ी बात है? लोग कई बॉल खरीदते हैं और वो खो जाती है। एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक। और क्या कोई भी दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता? क्या सभी खरीद सकते हैं? मनी इज एक्सटर्नल। मनी क्या है? बाहरी है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी है। तो बहुत सारे हैं जो कई बॉल खरीदते और गुम कर देते हैं। क्या कोई फिर से बॉल नहीं खरीद सकता? क्या बॉल बैक यानी फिर से नहीं खरीद सकता? ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आई। डिस्परेट आई का मतलब होता है होपलेस आई, निराशा भरी आंखें। तो वह क्या कर रहा है? वह इन निराशा भरी आंखों के पीछे ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। क्या सीख रहा है? उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, यही तो सीख रहा है वो। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, यानी जो आपने खोया है उसकी प्रकृति को समझना। जैसे कि मेरे पास एक कार थी, कार ज़्यादा बड़ा उदाहरण हो जाएगा। मेरे पास एक बाइक थी जो मैं खो चुका हूँ। तो जो मुझे दुख हो रहा है उसकी प्रकृति कैसी है? क्या मुझे गहन दुख हो रहा है, मुझे थोड़ा कम दुख हो रहा है, या फिर मुझे दुख हो ही नहीं रहा है? तो इसकी प्रकृति को समझना ही होता है एपिस्टेमोलॉजी। और यह एक ग्रीक शब्द है। इसमें एपिस्टीम एक जो शब्द होता है उसका मतलब होता है ज्ञान, और एपिस्टेमोलॉजी आप लॉस का मतलब जो आपने गुम किया है उसके ज्ञान का अध्ययन होना, उसकी आपको जानकारी होना कि क्या आपने खोया है, उसी को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। हाउ टू स्टैंड अप। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है इसकी निराशा भरी आंखों के पीछे क्या सीख रहा है कि उसने जो खोया है वह किस तरह का खोना है, उसकी प्रकृति कैसी है, इसको समझना, वही तो एपिस्टेमोलॉजी है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े रहना है। अब गुम हो गई सो गुम होगी चीज़, अब वो अपने आप को संभालेगा, खड़ा रहने की कोशिश करेगा। हाउ टू स्टैंड अप, यही तो वो सीख रहा है। तो इसलिए उसको वही चीज़ देने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बार उसको प्रॉब्लम होगी जब उसकी चीज़ गुम हो जाएगी, उसको फिर दूसरी अन्य चीज़ चाहिएगी, तो ये उसके लिए गलत है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। सब जानते हैं, क्या जानते हैं? कि प्रत्येक व्यक्ति मस्ट यानी चाहिए, वन डे नो, एक दिन सभी व्यक्ति को ये जानना चाहिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और जो कई लोग होते हैं वो कई दिनों में जो है खड़े होना सीख जाते हैं। यानी नोइंग व्हाट, सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक दिन जान जाता है कि उसको कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, ये बच्चा भी जान जाएगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई लोग जो होते हैं उनको थोड़ा समय लग जाता है या कई दिन में वो जान पाते हैं कि कैसे आपको स्टैंड अप रहना है, मतलब इस दुनिया के साथ खड़ा रहना है, इस लॉस से आपको बाहर आना है और कैसे रहना है, एग्जिस्ट करना है अपने आप में। तो यही इस पोएम में आप सभी ने सीखा। यहाँ पर ये पोएम आपकी एंड होती है और उसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। अब यहाँ पर कुछ पोएटिक डिवाइसेस उपयोग हुए हैं जिनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहले स्टैंजा में वाट और वाट का 2 बार उपयोग किया गया है। यहाँ पर यदि 2 कंजिक्यूटिव यानी रिपीटेशन यानी क्रमिक आने वाली या एक के बाद एक आने वाली लाइनों में एक ही शब्द का बार बार उपयोग किया गया हो स्टार्टिंग में, तब वहाँ पर एनाफ होता है। तो डेफिनेशन रहेगी व्हेन 2 कंजिक्यूटिव्स आर सक्सेसिव लाइन्स स्टार्ट विद सेम वर्ड। जब 2 क्रमिक या फिर एक के बाद एक आने वाली लाइन सेम शब्द से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। तो यहाँ पर क्या है? एनाफोरा। मेरीली, यहाँ पर भी दोनों लाइन हैं। इसमें मेरीली 2 जगह आया है अलग अलग कंजिकेटिव लाइन्स में, इसलिए यहाँ पर भी एनाफोरा पोएटिक डिवाइसेस है। नीचे आ जाइए, बॉल्स, यहाँ पर आप कहेंगे एलिट्रेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बी और बी तो दिख रहा है, लेकिन ये सिमिलर वर्ड है, और सिमिलर वर्ड एक के बाद एक उपयोग किया जाए तो उसको रिपीटेशन बोलते हैं। रिपीटेशन का मतलब होता है किसी भी बात को एम्फेसाइज करना, उस पर जोर डालकर आपके सामने बताना। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि वाट इज ही टू डू, कि वह अब क्या क्या करेगा। एक ही बार क्या बोलना है, लेकिन 2 बार लिखा है, इसका मतलब आप उस बात पर जोर दे रहे हो कि वह अब क्या करेगा। आई बात समझ में? ऐसा है। यहाँ पर देखिए बाइस अबाल बेक, बी और बी, यहाँ पर तीनों वर्ड्स अलग अलग है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में जो है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड आर लेटर ऑफ स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंजिक्यूटिव्स वर्ड्स। यानी कॉन्सोनेंट साउंड या फिर कॉन्सोनेंट लेटर एक ही पंक्ति में एक के बाद एक आने वाले शब्दों में रिपीट हो रहा हो, या फिर थोड़ी दूरी पर भी हो सकते हैं।
2 या 2 से अधिक शब्दों में, एक अकेले शब्द में नहीं कि सिर्फ बाई आ गया तो आप इसको एलिट्रेशन बता देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये जो बेक है यहाँ पर भी होता दूर। तो इस पंक्ति में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, साथ में एक ही लेटर्स का उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। ऐसा यहाँ पर मेन मस्ट, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, यहाँ पर भी है मोस्ट मैनी, यहाँ पर दूर दूर है, लेकिन एक ही लाइन में एम जो है कॉन्सोनेंट लेटर्स और कॉन्सोनेंट साउंड का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर आपने एलिट्रेशन, एनाफोरा, रिपीटेशन ये देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। यदि आपने पहले वाली पोएम और अच्छे से मुझसे पढ़ी होगी या फिर वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने डिटेल आपको डेफिनेशन के साथ में ये सभी पोएटिक डिवाइसेस समझा दी हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसी क्लास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। उनके लिए पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और उनको समझ में आने वाली है। मिलते हैं दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी में पूछ सकते हैं, जो कि आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।